एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो आज के इस सेशन में आपको सारे फॉर्मूले कराने वाले हैं और ये सारे हथियार अगर इनकी धार अगर मजबूत होगी तो आप सारे सवालों को काट पीट के बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। आपको हम पूरा हथियार देने वाले हैं। सबसे पहले हमको फॉर्मूले समझने होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, यकीन मानो सीधा सीधा सवाल छप के आएगा और उड़ा के फेंक के आओगे आप लोग। ऑलरेडी इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं हो रही तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला एकदम रामबाण है, कहीं पर भी लगा दो। सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज हम ये वाली वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको? इस वीडियो में आपको पूरी फॉर्मूला की शीट मिल जाएगी। मैथमेटिक्स में आपको जितने भी फॉर्मूले काम आने वाले हैं वो सब आज के इस सेशन में मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये अगर आपको ना भी आते हो तो भी आप काम चला लोगे, बट इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी हथियार है, फॉर्मूले आपके हथियार होते हैं और ये सारे हथियार अगर इनकी धार अगर मजबूत होगी तो आप सारे सवालों को काट पीट के बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग आपके इन्हीं हथियारों को धार देने वाले हैं, आपको सारे फॉर्मूले कराने वाले हैं। जिनको खाली फॉर्मूला शीट चाहिए, जिनको फॉर्मूला बस रिवीजन के लिए चाहिए, वो लोग इस एक पेज की स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको भी जो भी आप लोग कहते हो वो ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के हट सकते हैं। मतलब देखो, मैं चाहता तो इसको आखिरी में लगाता, कहता कि ये सब कुछ कंसोलिडेट करके मैं आखिरी में आपको दे दूंगा, पहले आप समझ लो सब कुछ। लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास हर एक चीज को समझने के लिए। तो अगर जिसको खाली फॉर्मूले चाहिए, मैं साइड हो चुका हूं। स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लोग उसको बोलते हो ले करके रख लो अपने पास, ठीक है? तो ये हो गए सारे फॉर्मूले। और जो लोग इन फॉर्मूलों को समझना चाहते हो वो यहां से इस वीडियो को कंटिन्यू करो। मेरा सजेशन है बाकी सभी लोग से कि भैया इस वीडियो को कंटिन्यू करो, जिससे कि आपके सारे फॉर्मूले जल्दी से रिकैप हो जाएं। तो आपके अगले 20-25 मिनट में पूरे मैथमेटिक्स का हर एक फॉर्मूला आपको रिकैप हो जाएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमको एग्जाम के लिए एकदम रेडी होना है। आपको हम पूरा हथियार देने वाले हैं और इस वजह से क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फॉर्मूले समझने होंगे। फॉर्मूलों में सबसे पहला चैप्टर जो आता है अपना नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में हमें जानना है। बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज है नहीं इसमें। कौन कौन से फॉर्मुले आपको ध्यान रखने हैं? एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ के जो फॉर्मुले होते हैं, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ जो होता है दो नंबर्स का, वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या होती है। टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहूं, सॉरी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? सपोज करो मैं आपके सामने लिखता हूं 2/5, या मैं आपके सामने लिखता हूं 2/5, छोड़ो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/2, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/3, मैं आपके सामने लिख रहा हूं मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/4, और मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/5, और मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/6। ये इतने नंबर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने पर आपको 0.5 मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.3333333333 इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। इसे सॉल्व करने पर आप पा जाओगे 0.25, इसको सॉल्व करने पर आप 0.2 पाओगे, और इसको सॉल्व करने पर क्या पाओगे? इसको सॉल्व करने पर पाओगे 0.6, 1 से 6 बचे 4, बड़ी 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 एंड सो ऑन। ये इंफिनिटी तक जाएगा। बात समझो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे। बात अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर में खाली 2 है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में भी खाली 2 ही है, इसके डिनोमिनेटर में खाली 5 है। जहां पर डिनोमिनेटर में आपको 2 या 5 या 2 एंड 5 मिल रहे हैं, जिसके भी डिनोमिनेटर्स आपको 2, 5 या 2 और 5 के फॉर्म में मिलेंगे, वो आपका एक लेवल पर जाने के बाद टर्मिनेट कर जाएंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी डिनोमिनेटर में आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो फिर आपका जो ये पूरा फ्रैक्शन होगा, जब डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई? देखो, जैसे कि मैं 1/10 लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं 1/10 का, एक लेते हैं 1/20 का, एक लेते हैं 1/30 का। अगर मैं 1/10 की बात करूं तो 0.1 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.05 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, सोचो जरा। तो ये हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा आपका 0.0333333333333 एंड सो ऑन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 था। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 था, और इसे ध्यान से देखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी था। डिनोमिनेटर में जैसे ही दोस्तों आपके पास जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो आपका वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यही बात यहां पे थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपका काम बहुत ही आसानी से निपट जाएगा। तो आपका रियल नंबर्स में से एक ये चीज ध्यान रखनी है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर वाला। तीसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपसे 3 नंबर का एलसीएम और 3 नंबर का एचसीएफ बोला जाएगा तो ये कंसेप्ट उस पर वैलिड नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखना, फंसाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, सो पीपल, रियल नंबर्स की कहानी क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे अलजेब्रा के ऊपर। अलजेब्रा में ना एक चैप्टर नहीं 3-4 चैप्टर है, लेकिन सब आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाता है सबसे पहले। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसके पूरे ग्रुप को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब आपके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होगी तो फिर हम इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल कह देंगे। ये बात ध्यान रखना कि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। सपोज करो मैं आपके सामने लिख दूं 3x टू द पावर 2 प्लस 4y टू द पावर -1, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिएबल है उसमें कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर होल नंबर में नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं √3x² प्लस 7y, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हमको खाली वेरिएबल से मतलब है और वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल्स को लिखने का जो एक जनरल तरीका होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको। ये px इज इक्वल टू ये लिख दिया गया है। अब यहां पर क्या है ना, जब भी आप कोई पॉलिनोमियल बनाओगे मेरे दोस्त, तो उस पॉलिनोमियल को सपोज करो मैंने यही ले लिया ax² प्लस bx प्लस c ले लिया। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ पेपर पे मुझे 2 एक्सिस चाहिए, मुझको x चाहिए, मुझको y चाहिए। मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये y के बराबर है। मैंने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल y के बराबर है। तो अब मेरे पास x y दोनों आ गए हैं। मैं x की कोई वैल्यू रखूंगा, y की कुछ वैल्यूज मिलेंगी और मैं इसको यहां पे प्लॉट कर दूंगा। जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मुझे दिखाई पड़ेगा कि ये वाला पॉलिनोमियल x एक्सिस को 2 जगह पर कट कर रहा है और ये 2 खास ऐसी जगह हैं, ये 2 खास ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पर मेरे y की वैल्यू 0 होगी। देखो y की वैल्यू यहां पे 0 होगी, यहां पे 1 होगी, यहां पे 2 होगी, यहां पे 3 होगी एंड सो ऑन। ऐसे ही ना जाएगी, y की वैल्यू ऐसे ही जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स जब x एक्सिस को काटा जा रहा है जहां पे, इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू सदा ही 0 होगी कि नहीं होगी बताओ? इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। और ये था क्या? ये y तो मेरे इस पूरे पॉलिनोमियल को बोला था ना मैंने, y मैंने अपने पूरे पॉलिनोमियल को बोला था। तो y की वैल्यू 0 होने का मतलब मेरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। मेरे पूरे पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू कब हो रही है? x की कोई 2 ऐसी वैल्यूज हैं, x की कोई 2 ऐसी वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज पर मेरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। x की 2 ऐसी वैल्यूज जहां पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इन्हीं को कहते हैं हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अल्फा बीटा, इनकी अल्फा और बीटा की ना ए बी और सी के साथ रिश्ता होता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है? अल्फा और बीटा का ए बी सी के साथ रिश्ता होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें अल्फा प्लस बीटा जब भी आप अल्फा प्लस बीटा करोगे या अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा करोगे तो हमेशा ही आपको -b/a या फिर c/a मिलेगा और इस पे भर भर के सवाल आते हैं दोस्त।
इस पे भर भर के सवाल आते हैं। इस पे अगर भर भर के सवाल आते हैं तो एक और बात समझ लो, इस पे भर भर के अगर सवाल आते हैं तो एक और बात समझ लो कि अगर आप इस पूरे में से a को कॉमन ले लो तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हो। और दोस्तों ये जो b अपॉन ए है, इस माइनस साइन को अगर इधर भेज दोगे तो इसको माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो बी अपॉन ए की जगह माइनस का अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सी अपॉन ए की जगह अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा आ जाएगा। बाकी सारी की सारी कहानी वही रख दो, बाकी सब कुछ वही रख दो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, और आपको ये मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। इस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए चेंज करके के कर दिया। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये जो आ गई, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल सीधा सीधा आता है कि सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ये हो जाएगी, के लिखना मत भूलना। अगर आपको अल्फा और बीटा, आपको दोनों रूट्स दे दिए गए हैं, बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो ये हो जाएगी। सीधे सीधे पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो आएंगे, आपको सीधे नंबर देने के लिए आएंगे। ये जो फॉर्मुलेज हैं, अगर इन फॉर्मुलेज को आपने सही से समझ के अप्लाई कर दिया ना दोस्त, तो आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो एक एक नंबर वाले, वो जो सवाल होते हैं, कौन से होते हैं, जो अपना एमसीक्यूज आते हैं, वो सारे सही हो जाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सबको समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ये समझ में आ गया, सम और प्रोडक्ट समझ में आ गया है, तो ये हो जाती है हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है अगर हमें, ठीक है। चलो, ये बात सारी क्लियर हो गई सभी को। ये क्या है, सम ऑफ, तो इसको कैसे लिख रहे हो, देखो इसको कैसे देख रहे हो, आप कह रहे हो क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कुछ था, आराम से हो जाएगा सवाल, इस तरह की चीजें आराम से हो जाएंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना लाइंस होती हैं तीन तरह से। जब लाइंस इंटरेक्ट करेंगी आपसे, जब लाइंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो तीन कहानी बन सकती है। एक कहानी तो ऐसी है, ये मेरी एक लाइन हो गई, ठीक है, इसके साथ में और जो लाइंस होंगी वो बहुत तरीके से जा सकती हैं, वो बहुत तरीके से जा सकती हैं, और कोई दो तरीके ऐसे होंगे जो आपको समझने हैं। यहाँ पे कोई तीन तरीके समझने हैं। कौन से तीन तरीके समझने हैं, दो लाइंस आपस में किसी भी तरह से इंटरेक्ट कर सकती हैं। जब ये इंटरेक्ट कर रही होंगी तो एक तो तरीका है कि आपकी एक लाइन ऐसी हो, आपकी एक लाइन ऐसी हो, और आपकी दूसरी लाइन ऐसी हो जाए, ये वाला तरीका है। दूसरा तरीका दोस्त ये है कि आपकी एक लाइन ऐसी हो और दूसरी लाइन भी ऐसी ही हो जाए। और तीसरा तरीका यह है कि आपकी एक लाइन ऐसी हो और दूसरी लाइन भी ऐसी ही है, बट एक डिस्टेंस मेंटेन रखी है। ये तीन तरीके हो गए। अच्छा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट होता है मेरा सोल्यूशन, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सोल्यूशन होता है। तो इस केस में खाली सिंगल सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको मैं यूनिक सोल्यूशन कह दूंगा, यूनिक सॉल्यूशन कह दूंगा। यहां पर कितने आ रहे हैं, ये पॉइंट भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन। ये सारे ही पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो दोनों ही लाइंस में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों ही पॉइंट सोल्यूशन हो जाएंगे। इसको क्या कह देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्या है, ये दोनों दोस्तों ऐसे लाइंस हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जो दोनों एक दूसरे को देखते तो रहेंगे लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे, जिनका जन्म जन्मांतर का साथ कभी नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते रहेंगे, बस देखते रहेंगे। मैं भी मजबूर हूं, तुम भी मजबूर है, वैसा ही कुछ है। कहता है कि टूट गई जीने मरने की सारी कस्में राहों में, अपने अपने हाल पे जिंदा मैं भी हूं और तू भी है। तो आसमान से गिरा परिंदा, मैं भी हूं और तू भी है, ऐसा सीन है इन लोगों का कि यार हमारी जीने मरने के साथ में कस्में खाई थी, लेकिन हमारे बीच में थोड़ी दूरी रह गई है, हम एक नहीं हो पाए हैं। ये कौन है, एक बार जिंदगी में मिले फिर बिछड़ के दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और ये वो लोग हैं जिनका जन्म जन्मांतर का साथ हो गया है। समझ में आ गई बात। ये कैसे हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, नो सॉल्यूशन निकला इसका, ठीक है। क्लियर हुई बात। अगर ये बातें क्लियर है तो जरा इधर आओ, इसको फिर से देखते हैं। इस केस में क्या होगा, देखो कोई भी लाइन होती है ना, कोई भी लाइन, इसको मैं रफ कर देता हूं इधर जो बनाया है ये सारा, या छोटा कर देते हैं चलो।
अगर मैं बात करूं किसी भी स्ट्रेट लाइन की तो वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइन है, मल्टीपल लाइंस है, तो इसी को मैं कह दूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x सारे फॉर्मूलेज आपके आज के सेशन में कवर होने वाले हैं, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, इनके रेशियोज ले लो, इनके रेशियोज ले लो, इनके रेशियोज ले लो, इनके रेशियोज ले लो। जिंदगी में खाली एक बार मिले, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में कुछ मैच ही नहीं करता था, इनमें आपस में कुछ मैच ही नहीं करता था। एक बार मुलाकात हुई, फिर इन्होंने डिसाइड किया ऐसा है तो इस इंसान से मुझे दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलना है। इन लोगों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इन्होंने डिसाइड किया आज मिल गए हैं तो मिल गए हैं, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे मिलना ही नहीं तुमसे, भाड़ में जाओ यार तुम। ऐसा सीन है। तो मतलब इनमें कुछ भी मैच नहीं करेगा। a1 upon a2 will not be equal to b1 upon b2, will not be equal to c1 upon c2। कह रहा मुझे मिलना ही नहीं यार, हमारे बीच में जब कुछ कॉमन ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, एक बार हम मिले हैं लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आई तुम्हारा हिसाब किताब, भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। ये कह रहे हैं कि यार हमारी सारी आदतें एक जैसी, हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हम हमेशा साथ चल सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनका कहना यह है कि यार हमारे में बहुत सारी चीजें कॉमन है, लेकिन कुछ दूरियां हैं, कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं मिल पा रहे, छोटे मोटे से रीजन है जिसने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया, जिसने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया। समाज की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से हमारे बीच में ये दूरी रह गई, नहीं तो चाहते तो बहुत थे तुमको। हमारे बीच में सब कुछ कॉमन था, लेकिन समाज की इस व्यवस्था ने हमें अलग कर दिया है। तो सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से बेचारे अलग हो गए हैं। तो ये हो जाएगा c1 अपॉन c2 विल नॉट बी इक्वल टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन ये चीज c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ गई। सिंपल से एग्जांपल से अगर आप समझना चाहो तो दो लोग हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की शादी करना चाहते हैं, यहां पर एक सिंगल मुलाकात हुई और इनको समझ में आया नहीं, हम दोनों एक दूसरे कंफर्टेबल नहीं, कॉम्पैक्टेबल नहीं है, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया शादी नहीं करेंगे। इन्होंने देखा कि हमारा सब कुछ मैच कर रहा है, हमारे 36 से 36 गुण मैच कर रहे हैं, हमारी कुंडली मैच कर रही है, हमारी जाति व्यवस्था मैच कर रही है, सब कुछ मैच कर रहा है। ये हो गया। इनका कहना था यार एक दूसरे को चाहते बहुत थे, लेकिन समाज में जो एक कुप्रथा चल रही है जाति नाम की, ये जो जाति प्रथा नाम की बेकार सी व्यवस्था है, इस व्यवस्था की वजह से हम साथ में शादी नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ हमारा मैच कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। आई होप ये चीज आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। सीधा सीधा आपका क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, यकीन मानो सीधा सीधा सवाल छप के आएगा और उड़ा के फेंक के आओगे आप लोग। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आई वुड क्लियर टू एवरीवन। ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 100% मार्क्स आते हैं वो आपका एकदम समझ में आ गया है। ये फॉर्मुलेज आप कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। इनफाइनाइट सोल्यूशन, यस, नो सोल्यूशन और आपके यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब बात समझो, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस को क्या कह रहे हैं, इन दोनों केसेस में एटलीस्ट मुझे एक सोल्यूशन मिला है, इन दोनों केसेस में मुझे एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिला है, तो इसको कंसिस्टेंट कह देंगे। ठीक है, यहां पर मुझे एक भी सोल्यूशन नहीं मिला, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नोट कर लो, जहन में उतार लो। देर तलक देखने की ये सजा पाई है कि तस्वीर तेरी इन आंखों में उतर आई है। इस बात को ध्यान से समझ लो और अपनी आंखों में उतार लो, इस बात को अपने जहन में उतार लो, कभी नहीं भूलना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं हो रही तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला एकदम रामबाण है, कहीं पर भी लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये एक तरह का डिटर्मिनिंग फैक्टर हो जाता है। ये बताता है मुझे कि मेरे जो रूट्स का नेचर है वो कैसा होगा। तो इसी चीज को मैं डी बोल देता हूं। जो डी होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। इस बात को अगली स्लाइड पर समझते हैं। जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हो जाएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव,
या तो हो जाएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव और या तो हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। अच्छा, जब वैल्यू 0 हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a ये है। अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0 ये कहानी बनेगी। और इस कहानी में दोनों ही बार क्या हो रहा है, मेरा माइनस बी अपॉन 2a रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। इस कहानी में दोनों ही बार मेरा रिजल्ट माइनस बी अपॉन 2a आ रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर जो दो x की वैल्यूज निकल करके आएंगी ये दोनों इक्वल होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी d की वैल्यू को आप 0 कर दोगे तो मेरे दोस्त इक्वल रूट्स आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर अगर कहीं ऐसा हुआ कि डी की वैल्यू नॉन जीरो हो गई, अगर डी की वैल्यू नॉन जीरो होगी, पॉजिटिव नंबर होगा, कुछ गिरा है क्या? नो। अगर डी की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होगा तो समझो क्या होगा, तो आपकी बनेगी माइनस बी अपॉन 2a है, इसमें पहले तो मैंने कुछ प्लस किया है और माइनस बी अपॉन 2a में से मैंने कुछ माइनस किया है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि मेरे पास माइनस बी अपॉन 2 है, उस पूरे की वैल्यू 5 आ गई कुल मिलाकर के। 5 में मैंने 2 को प्लस किया और 5 में से मैंने 2 को माइनस किया। मैंने एक बार माइनस बी में कुछ प्लस किया है, एक बार माइनस बी में से कुछ माइनस किया है, एक बार मैंने 5 में कुछ प्लस किया है, एक बार मैंने 5 में से उसी चीज को माइनस किया है। यहां पर अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहां पे 7 आ रहा है और यहां पर 5 में से 2 चले गए, कितना बचा? 3 बचा। तो दोस्तों क्या बताओ, 7 और 3 बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो इसके जो x की वैल्यूज आ रही हैं नॉट इक्वल आ जाएंगी, अनइक्वल रूट्स आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनइक्वल रूट्स। लेकिन ये जो भी रूट्स होंगे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये अनइक्वल रूट्स हैं बट रियल नंबर्स हैं, रियल रूट्स हैं, ये रियल रूट्स हैं। लेकिन जब नंबर नेगेटिव हो गया, जैसे ही मेरा नंबर नेगेटिव हुआ, जैसे ही डी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव डी आ गया। आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी करिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट डी। इसको आप लिखोगे अंडर रूट डी और इस -1 का स्क्वायर रूट जो होता है इसको मैं बोल देता हूं आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले साल आप लोग अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो 11th 12th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, उसमें इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। ये आई जहां पर भी आ जाता है सब कुछ इमेजिनरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है आप उसको कैसे लिखे दे रहे हो? लिख रहे हो तो मतलब अपनी इमेजिनेशन से लिख रहे हो, और इमेजिनेशन से लिख रहे हो इसलिए क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। इसलिए ये इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी। ये इतनी वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। अब किसी भी इमेजिनरी चीज में आप कोई भी रियल चीज जोड़ो चाहे इमेजिनरी चीज जोड़ो, किसी इमेजिनरी चीज में आप चाहे कुछ रियल जोड़ो चाहे रियल घटाओ, हमेशा ही आपका जो रिजल्ट आएगा वो इमेजिनरी होगा। इसी वजह से दोस्तों अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई यानी कि नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये तीनों कहानी क्लियर है आपको? अगर डिस्क्रिमिनेंट की ये कहानी क्लियर है तो इस बात को भी अपने जहन में उतार लो। सीधे सीधे सवाल यहां से भी आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप इतना मान के चलो, अगर आपने सारे फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया है तो 28 नंबर कहीं नहीं गए आपके। 28 नंबर तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आता है आपका। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ये चीज क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी को बढ़ाते हैं आगे, अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या आ गया है? अगला टॉपिक आ गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी सिंपल से 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक फॉर्मूला जो होता है आपका क्या हो जाता है? आपका एक फॉर्मूला हो जाता है ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। दूसरा फॉर्मूला आपको सम का याद रखना है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू रख दोगे, आप एल की वैल्यू रख दो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। अगर एल की जगह पर ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। वो हो जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस, और इस पूरे के बाहर n अपॉन 2 बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सीधे सीधे फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इसमें से, इन फॉर्मुलेस को गलती से भी भूलना नहीं किसी को, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना सिंपल सी बात है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला आता है और एक अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को अगर आप ओरिजिन से नापोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगा कि एक्स वाली वैल्यू इसको, वाई वन वाली वैल्यू इसको जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है। इसी तरह से आपका होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सा यहां पे मैं बना के दिखा दे रहा हूं जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये वाला पॉइंट मेरा कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा x1, ये पॉइंट हो गया मेरा y1। अगर मैं दूसरके वाले पॉइंट की बात करूं, अगर मैं ये दूसरके पॉइंट की बात करूं तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताओ मुझे, ये y2 हो जाएगा। अब अगर आप लोग पाइथागोरस अंकल का नाम सुने हो तो बताओ क्या यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल वाला। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा है आपको तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये x2 माइनस x1 हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ सब लोग, ये y2 माइनस y1 हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो पाइथागोरस चाचा को याद करो, d विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और यहां से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है बात। इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेक्शन फॉर्मूला बता रहा है कि बेटा अगर ये लाइन है ना, अगर ये लाइन है और ये लाइन मेरे ये एक पॉइंट है x, y, ये पॉइंट है मेरा x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। अगर ये वाला पॉइंट मेरे गिवन लाइन को m:n के रेशियो में बांट रहा है तो फिर यहां पर से x और y की वैल्यूज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या वैल्यूज होंगी, इस m को इस तरफ वाले में मल्टीप्लाई करना है, n को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। m को x2 से मल्टीप्लाई करोगे और n को x1 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेम थिंग गोज फॉर y, m को y2 से मल्टीप्लाई किया, अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करना है, बस ये बात ध्यान रखो, फिर आपका काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी में अगर कह दे कि ये लाइन मिड पॉइंट है, कह दे कि ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब m और n का रेशियो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा तो mn की जगह 1:1 रख दो। तो अगर यही मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट होता तो m:n जो है मेरा 1:1 हो जाता। m और n की वैल्यू को जैसे ही आप 1:1 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू आ जाएगी y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये हो जाएंगे मिड पॉइंट, अगर यही पॉइंट मिड पॉइंट बन जाएगा मेरा, और इसी फॉर्मूले को यहां पर हमने लिख करके आपको दे दिया है। इसको घोल करके पी जाओ सब लोग, इतना जान लो। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकालने को आ जाए तो x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y2 प्लस y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। घोल के पी जाओ भैया इस सबको, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आपने ये सेशन सही से समझा है तो सारे फॉर्मूले आपको तैयार हो जाएंगे। ये एरो गलत बन गया, ये एरो नहीं होना चाहिए, सिंपल ऐसा होना चाहिए इसको, ठीक है। ट्रायंगल्स की बात करी जाए तो यहां पे एक थेल्स थ्योरम, देखो दोस्तों थेल्स थ्योरम का मैंने डेरिवेशन करा रखा है ऑलरेडी। अगर किसी ने नहीं किया है जाकर के वीडियोस को उठाओ, देखो मैंने अपनी हर एक, जब भी मैंने ट्रायंगल पढ़ाया है हर बार थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन कराया है, आता ही आता है, ठीक है। तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए। सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरिया आपको पता ही होने चाहिए। जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का कहानी हो गई। सेंटर सर्किल की अगर बात करें तो सेंटर से जब आप रेडियस ड्रॉ करोगे किसी टेंजेंट के ऊपर, रेडियस हमेशा ही टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गई है तो। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गई है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी, ये दोनों टेंजेंट्स हमेशा हमेशा के लिए बराबर हो जाएंगी, ठीक है। यही दोनों बातें यहां पर करी गई हैं। बढ़ते हैं अगले पर, द बेसिक्स, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाए तो आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कहां से देख रहे हो। अगर आप यहां से देख रहे हो, इस वाले एंगल से देख रहे हो, तो इसके सामने की साइड ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये इस पे बना हुआ है तो ये बेस हो जाएगी।
90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। कैसे पहचाना जाए? सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चचा को खड़ा कर दो, यहाँ पे ला करके एक चचा को खड़ा कर दो। ये चचा के सामने कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर है। चचा जिस पे खड़े हैं ये क्या है? ये बेस है और बची हुई हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपसे कहूं कि चचा को जो है बेटा यहां पे खड़ा करके देखो, तो चचा जब यहां पे खड़े होंगे तो इनके सामने ये साइड है, तो इनके लिए जब ये यहां से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगी। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलती है, परपेंडिकुलर बेस बदलते रहते हैं। और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में जब आपस में कुछ रेशियोज निकालते हैं तो हमको पता चलता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है? पंडित अपॉन हर, बद्री अपॉन हर, प्रसाद अपॉन बोले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सिंपल बात। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? और यहीं से सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सुना है। आपने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, मैंने फ्लो में उसको प्लस बोल दिया, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सुना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक बार आप इस पूरे को परपेंडिकुलर से डिवाइड करो, एक बार आप इस पूरे को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करो, एक बार इसको बेस के स्क्वायर से डिवाइड करो, और एक बार इसको आप हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करो, तो पता है क्या मिलेगा बेटा? आओ देखते हैं ध्यान से, आओ जरा ध्यान से देखते हैं क्या मिलेगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की जय हो गई, यहां बचा 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है। एक ये आइडेंटिटी मिल गई। इसी तरह से बेस बेस की जय हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह से अगला देखो, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की जय हो गई, यहां पे बचा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है? ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप ये सारी आइडेंटिटी समझ में आ गई हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इतना जान लो, इतना अच्छे से जान लो, इन आइडेंटिटीज पे बेस सवाल आते हैं। जितने प्रूफ वाले सवाल होते हैं, आइडेंटिटीज नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। समझ गए? क्लियर है बात? तो ये सारी बातें आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द थिंग इज कि आपको पाइथागोरस, ये पाइथागोरस बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद कराई जाए। सिंपल सा काम करो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, हर एक को 4 से कर दो डिवाइड, और 4 से डिवाइड करके हर एक का कर दो स्क्वायर रूट। इतना काम करते ही जो वैल्यूज मिलने वाली हैं वो कुछ ऐसी दिखेंगी, वो कुछ ऐसी दिखेंगी आपको, और ये सारी वैल्यूज साइन थीटा की वैल्यूज हैं। अगर रिवर्स कर दोगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी, ये 1 आ जाएगा, ये रूट 3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा। अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो टैन थीटा मिल जाएगा, 0/1 0 हो जाता है, ये आ जाएगा आपका 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर टेबल बना लोगे। इन केस आपको टेबल के इसकी पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस बता रहे हैं, इन केस अगर आपको ये वाली वैल्यूज नहीं भी याद हैं तो भी आप जो है स्टैंडर्ड एंगल्स का रेशियो तुरंत निकाल लोगे। 0 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। बताओ कुछ था इसमें? ये हो गई आपकी पाइथागोरस, सॉरी पाइथागोरस क्यों बोल रहा हूं आई डोंट नो, शायद पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल करके सब कुछ आया है, इसलिए ये हो गई आपकी टेबल। चलो इसके बाद हम जाते हैं अगली कहानी पर। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है मेंसुरेशन, और इसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहले देख रहे हैं। देखो सर्कल में ना, जब आपका जब ये सर्कल बनता है, जब आपका ये सर्कल बनता है, जो ब्लैक कलर में बन गया है गलती से, इसको चेंज करके व्हाइट कर देते हैं। जब भी आपका ये सर्कल बनता है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखो बहुत अच्छे से कि इस सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है। कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है। और कंप्लीट सर्कल की जो एरिया होती है कितनी होती है? πr² होती है। और कंप्लीट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री के एंगल, तो लगा दो यूनिटरी मेथड। 1 डिग्री का एंगल अगर ले
अगर मैं खाली ये 1 डिग्री के एंगल की बात करूं तो ये वाली एरिया कितनी हो जाएगी? 360 के लिए पाई आर स्क्वायर थी, तो 1 डिग्री के लिए कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360। अगर 1 डिग्री की बात करी गई है तो मैं बात करूं अगर थीटा डिग्रीज की, अगर मैं बात करूं थीटा डिग्रीज की, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये हो गए आपके थीटा डिग्री का कोई सेक्टर है तो उसका एरिया का फॉर्मूला। मास्टर जी कौन सा सेक्टर की बात हो रही है? सपोज करो ये मेरा सर्कल था, रफ हो जाओ भाई, ये मेरा सर्कल था और ये एक एंगल बन गया है थीटा डिग्री का एंगल, ये एंगल बन गया थीटा डिग्री का एंगल। तो दोस्तों मैंने जो ये निकाले हैं फॉर्मुलेस वो इसके लिए निकाले हैं, इसकी एरिया और इसका ये आर्क की लेंथ, इसके फॉर्मूले निकाले हैं। क्या है? ये एरिया का है, ये आर्क लेंथ का है। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे सब कुछ आपको प्रिंटेड फॉर्म में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, सो डोंट वरी फॉर दिस। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, अगर मैं बात करूं यहां से तो दोस्तों एक एंगल तो यहां पर भी बन रहा है, इसको मैं कहता हूं सेक्टर, तो सेक्टर तो इसको भी कहेंगे, सेक्टर तो इसको भी ना कहेंगे। अब दोस्तों बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, तो बड़े वाले को मेजर सेक्टर कह देंगे और इसको मैं माइनर कह दूंगा, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात समझ में आ गई, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होता है। अब इसी तरह से एक और चीज होती है बेटा, वो क्या होती है मास्टर जी? वो होती है बच्चों, वो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, उसको कहते हैं सेगमेंट। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये थीटा डिग्री का एंगल है, तो तो छोड़ो, ये जो लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये और ये जब मैंने रेडियस से ड्रॉ करा था तो ये जो आया था और जो ये आया था इसको हम सेक्टर कह रहे थे, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेगमेंट है। नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो जाएगा। नाउ द थिंग इज कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए। अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं एरिया कैसे निकल के आता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखो तो यहां सेंटर है, सेंटर से आप एक ये लाइन बना सकते हो, एक ये लाइन बना सकते हो, बन जाएगा। अगर ये लाइन बन गई है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ये एंगल आपको पता होगा थीटा है, ये एंगल आपको पता होगा थीटा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? सेक्टर का एरिया निकालना हम सबको आता है, क्या होता है? यह होता है पाई आर स्क्वेयर, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या आ गया है? ये आ गया है मेरे इस पूरे सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राई एंगल के एरिया को माइनस कर दूं, अगर मैं इस ट्राई एंगल के एरिया को माइनस कर दूं और माइनस कर दूं, क्या हुआ? मेरे ट्राइंगल का एरिया माइनस किया है। क्या माइनस किया है? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो मिलेगा मुझे क्या हो जाएगा? ये जो मिलेगा मुझको ये हो जाएगा मेरे इस बचे हुए पोर्शन का एरिया, यानी कि सेगमेंट का एरिया। नाउ द थिंग इज कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। नाउ द थिंग इज ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखो, यहां पर हमेशा ही आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो मिलबे करेगा, ये एंगल आपको पता होगा, ये एंगल जनरली आपको गिवन होगा। ठीक है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस वजह से ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये इतना पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मान लू x, इसको मान लू y, मुझे ये एंगल पता है थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा अपॉन 2, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई, ये एंगल भी हो जाएगा फाई। यहां पे फाई की वैल्यू कितनी है? फाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है यहाँ पे? 90 माइनस थीटा अपॉन 2 है। ये चीजें मैंने आपको जब पढ़ा रहे थे 14 डेज 14 क्लास, तो उसमें जाके देखना, बहुत डेप्थ में समझाई, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है,
यहां से अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो फाई के सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो y की ये हाइपोटेन्यूज क्या रेडियस के बराबर है, तो क्या हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू y अपॉन रेडियस हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी r साइन फाई, रेडियस पता है आपको और उसको मल्टीप्लाई कर दो साइन पाई से। इसी तरह से x की वैल्यू आ जाएगी r cos फाई, थीटा लिख दिया मैंने, फाई होगा ये, ठीक है। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझियो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो गया ट्राई आउट करो, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ये x है तो ये भी x ही ना होगा, ये पूरा मिलकर के 2x हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। 1/2 मुझको पता है, बेस मुझे पता है 2x है, हाइट मेरी कितनी है y है, 2 कैंसिल हो गया, x मल्टीप्लाइड बाई y। r cos थीटा और r sin थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, समझ गए। r sin थीटा फाई मल्टीप्लाइड बाई r cos फाई, r sin फाई और r cos फाई कर दोगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि थीटा के टर्म्स में निकाल लेते, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता, ये बेस हो जाता। तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में आपके y की जो वैल्यू होती उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r cos थीटा अपॉन 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी r sin थीटा अपॉन 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको ये वाला एंगल अगर गिवन है, सिंपल सी बात समझो, ये वाला एंगल गिवन है तो ये इतना थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ये थीटा अपॉन 2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा अपॉन 2। ट्राइंगल का एरिया यही रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे सर्किल वाले चैप्टर में जा करके, एरिया रिलेटेड टू सर्किल जिसमें पढ़ाया है उसमें जाओ, और इस चीज को मैंने एकदम डेप्थ में बताया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, x मल्टीप्लाइड बाई वाई आ रही है। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा r साइन थीटा अपॉन 2, y हो जाएगा r cos थीटा अपॉन 2। तो इसको आप लिख सकते हो r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल का एरिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थीटा क्या है मेरा, ये वाला एंगल है। तो इसके बाद किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए क्या, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं कहानी में आगे अगले स्लाइड पे। अब बारी आई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात आ रही है तो दोस्तों ये सारी टेबल जो लिखी हुई है इसको अपने जहन में उतार लो, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं आता। कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन करके निकाल देना, ठीक है। तो आई होप ये स्लाइड भी क्लियर है। इसके फॉर्मुलेस तो आप सबको पहले से आते भी हैं, नहीं आते तो फिर से इसको जहन में उतार लो सब लोग, ठीक है। बढ़ा जाए कहानी में आगे। अब बारी आती है स्टैटिस्टिक्स की। देखो स्टैटिस्टिक्स में ना सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर। और इस चीज को मैं कैसे लिख देता हूं, इस चीज को मैं लिख देता हूं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब दोस्तों होता क्या है, होता यह है कभी कभी कि यार एक्स और एफ की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इन वैल्यूज को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स में से कुछ तो माइनस कर देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। एक्स में से एक एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। और हम यहां पर एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ निकाल देते हैं। अब जो चीज पहले माइनस किया था बेटा उसको वापस प्लस करना पड़ेगा, जो चीज मैंने पहले यहां माइनस किया था उसको वापस से ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा फिर से मीन। क्लियर है। अब इसी तरह से क्या है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमने जब एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, एज्यूम्ड मीन को माइनस करने के बाद भी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। इस कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम डी को किसी एक नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसको यू बोल देंगे। सिग्मा एफ डी निकालने की जगह सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ निकाल देंगे। देखो जब एज्यूम्ड मीन को एक्स में से माइनस किया तो डी मिला, यानी कि डी एक छोटा नंबर हुआ, कैलकुलेशन आसान हुई। अगर अभी भी बड़ी कैलकुलेशन है तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो गई।
अब जो तुमने डिवाइड किया था उस चीज को वापस से कर दो मल्टीप्लाई, और जो चीज माइनस करी थी उसको वापस से ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा। आपका पहला हो जाता है डायरेक्ट मेथड। जो पहला वाला है ये क्या है, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का। ये आपका एज्यूम्ड मीन है, और ये आपका है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। आई होप दैट ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। एक बार मैं देख लूं किसी का कॉल आ रहा है क्या, नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो हम बढ़ते हैं अपनी कहानी के एंड की तरफ। एंड की तरफ जाएंगे तो ये क्या खुल गया, एक मिनट। एंड की तरफ जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, ध्यान से समझियो सभी लोग, बहुत ध्यान से समझियो। हमने कर लिया, अब हमारे पास बचा है मोड और मीन। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर है दोस्तों तो एक बात समझो, अब बारी आई मोड की और मीडियन की। मोड और मीडियन के फॉर्मूले में बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं, बस देखने में खतरनाक लगते हैं। है बहुत आसान, बस देखने में खतरनाक से लगते हैं। मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं और इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यार, कि मोड जो होता है वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। जब हमको मॉडल क्लास मिल गई जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो मॉडल क्लास हो गई। सपोज करो ये मेरी मॉडल क्लास हो गई, तो इसकी लोअर लिमिट को पकड़ेंगे। इसकी लोअर लिमिट से थोड़ा ज्यादा होगा मोड की वैल्यू, इसकी लोअर लिमिट से थोड़ी ज्यादा होगी मोड की वैल्यू। सेम थिंग गोज विद मीडियन, गोज विद मीडियन। मीडियन में क्या होगा, मीडियन क्लास पकड़ेंगे, फिर उससे थोड़ी ज्यादा मीडियन की वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू हो गई, ध्यान से समझो, कौन सी वैल्यू हो जाएगी यहां पर से मीडियन की, ध्यान से समझो सभी लोग। मीडियन की वैल्यू दोस्तों ये हो जाएगी कि लोअर लिमिट में मैंने कुछ तो ऐड किया है, मैंने लोअर लिमिट में कुछ ऐड किया, यहां पे मोड मिला, यहां मीडियन मिला, ये हो जाती है इनकी वैल्यूज। इन तीनों में एक रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ध्यान से समझ लो, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आप गलत करके आ रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। क्यों पाप कर रहे हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों जिसमें से सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 6 6 7 7 8 8 10 10 नंबर आपके पक्के, 10 नंबर का आएगा इस पूरे में से। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले सबको क्लियर हैं, और इसी के साथ आप लोगों की पूरी फॉर्मूला शीट होती है कंप्लीट। ये हो गया एक सबका एक कंसोलिडेटेड पेज। ये जो पेज है सबका कंसोलिडेटेड पेज होता है, आपको इस पीपीटी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इसको सम अप कर सकते हो। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए क्या करो, मैं साइड हट जा रहा हूं। कंसोलिडेटेड पेज की तो स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेकर रख ही लो, कहीं अगर इनकेस आपको ना मिल पाया हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी ये फॉर्मूला शीट आपको। और ये फॉर्मूला शीट मैं आपकी डिमांड की ऊपर ही लेकर के आया था। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके मैथ्स के एग्जाम से जस्ट पहले हम फिर से क्लासेस लगाएंगे। अभी जो है आपको अपने बाकी एग्जाम से फोकस करना है, बाकी मैथ्स के इन फॉर्मुलेस को रिवाइज करके रख लो। तो विद दिस वी आर एंडिंग द सेशन हियर ओनली। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। वी विल मीटिंग सून इन सम अदर क्लास विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।